ठाकुर साहब का छोटा बेटा गरीब था, इसलिए वह अपने बड़े बेटे के पास रहते थे, जो शहर में जिलाधिकारी डीएम था, जबकि उनकी अपनी भी पेंशन आती थी। एक दिन सुनीता जी ने छोटे बेटे के बच्चों को मंदिर के पास सड़क पर पकोड़े बेचते हुए देखा, तो उनका दिल दहल गया और ठाकुर साहब से वह बोली कि छोटे बेटे के पास चले जाना चाहिए, उसके हालात अच्छे नहीं हैं। ठाकुर साहब ने गुस्से में कहा कि तुम ही उस नाकारा के पास चली जाओ। तो वह छोटे के पास चली गई। छोटा बेटा उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। जब काफी दिन बीत गए तो ठाकुर साहब पत्नी के हालात देखने खुद गांव चले गए। वहां पहुंचकर सामने का दृश्य देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। ठाकुर साहब ने देखा कि सुनीता, वह देखो, वो अपने किशन का बेटा मंदिर के पास खड़ा है। ना देखो, वो पकोड़े बेच रहा है। सुनीता जी ने जैसे ही सामने सड़क के किनारे अपने पोते को पकोड़े की टोकरी उठाए खड़े देखा, तो उनका दिल धड़क से रह गया। वह एक पल के लिए जैसे स्तब्ध होकर रह गई। उनकी नजरें बार बार उस छोटे से बच्चे पर जाकर रुक जाती थी। उसके हाथ में एक पुरानी सी टोकरी थी, जिसमें अखबार के कागजों में लिपटे हुए पकोड़े रखे थे। वह हर आने जाने वाले श्रद्धालु के सामने रुक कर धीरे से आवाज में कहता, पकोड़े ले ले, गरम पकोड़े हैं। लेकिन अगला दृश्य इससे भी ज्यादा पीड़ादायक था। सुनीता जी की नजर जब जरा आगे गई तो उन्होंने देखा कि उसके साथ दो बच्चे और बच्चे भी खड़े थे। वह भी उनके अपने ही पोता पोती थे। एक तो अभी बहुत छोटा था, उसके हाथ में एक छोटा सा थैला था जिसमें वह पैसे जमा कर रहा था। दूसरा जरा बड़ा था और लोगों को आवाजें लगा रहा था। साथ में उनकी मासूम पोती भी थी। वह सब बहुत छोटे छोटे मासूम बच्चे थे। उनके खेलने कूदने के दिन थे। उनके हाथों में तो खिलौने होने चाहिए थे। उनके कंधों पर तो स्कूल का बस्ता होना चाहिए था। मगर वह सड़क के किनारे खड़े पकोड़े बेच रहे थे। आने जाने वाले लोगों के सामने रुक रुक कर मिन्नतें कर रहे थे कि कोई उनसे पकोड़े खरीद ले। यह दृश्य देखकर सुनीता जी की आंखों में नमी उतर आई। दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। ठाकुर साहब ने भी एक नजर उधर डाली और फिर सर झटक दिया। उनके चेहरे पर जरा सी भी नरमी नहीं आई। वह निकम्मा है, जब खुद से कमाई नहीं होती तो बच्चों को भी काम पर लगा दिया है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, चलो यहाँ से। यह कहकर वह आगे बढ़ गई। सुनीता जी खामोशी से उनके पीछे चल तो दी, मगर उनके कदम जैसे बोझल हो गए थे। उनका दिल उसी दृश्य में अटक कर रह गया था। वह बार बार मुड़कर बच्चों को देखना चाहती थी, मगर ठाकुर साहब के रहते वह कुछ कह भी नहीं सकती थी। उनके तीन ही तो बच्चे थे। एक बेटी जो दूसरे शहर में ब्याही गई थी, बड़ा बेटा जो अब एक बड़ा अफसर था, और एक छोटा बेटा किशन जो अब हमेशा से ही कमजोर किस्मत का मालिक रहा था। ठाकुर साहब और सुनीता जी अब शहर में अपने बड़े बेटे के साथ रहते थे। बड़ा शानदार घर था, नौकर चाकर थे, हर प्रकार का की सुख सुविधा मौजूद थी। ऊपर से ठाकुर साहब की अपनी पेंशन भी आती थी, इसलिए वह किसी पर बोझ भी नहीं थे। लेकिन सुनीता जी के दिल में आज अजीब सी बेचैनी थी। ना जाने मेरे बच्चे के हालात कैसे होंगे। उन्होंने अपने दिल में सोचा, कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई कि उसने अपने बच्चों को मंदिर के बाहर पकोड़े बेचने के लिए भेज दिया। यह ख्याल आते ही उनके दिमाग में पुरानी यादें घूमने लगी। किशन बचपन में बहुत ज्यादा बीमार रहा था। जब वह सिर्फ 6 साल का था तो उसे भीषण निमोनिया हो गया था। कई कई दिन वह अस्पताल में पड़ा रहता था। सुनीता जी दिन रात उसके सराहने बैठी रहती थी।
कई बार तो डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि बच्चे की हालत बहुत नाजुक है। इसी बीमारी के कारण उसके दिमाग पर भी असर पड़ गया था। डॉक्टरों ने बताया था कि किशन का दिमाग बहुत ज्यादा कमजोर तो नहीं है, मगर वह ज्यादा मानसिक दबाव या पढ़ाई की मेहनत बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। मुश्किल हिसाब किताब उसके लिए कठिन होगा, लेकिन शारीरिक तौर पर वह बिल्कुल ठीक था। दौड़ता भागता था, मेहनत मजदूरी कर सकता था। सुनीता जी को आज भी वह दिन याद था जब डॉक्टर ने उन्हें एक तरफ ले जाकर कहा था कि आपका बेटा जिंदा तो रहेगा, मगर उसकी मानसिक सहन शक्ति कमजोर रहेगी। उस पर ज्यादा दबाव ना डालिएगा। वह दिन सुनीता जी के लिए बहुत भारी था, मगर किशन एक अजीब बच्चा था। बीमारियों के बाद भी उसके दिल में पढ़ने का बहुत शौक था। जब उसका बड़ा भाई स्कूल जाने लगता तो किशन भी उसके पीछे पीछे दरवाजे तक आ जाता और जिद करता कि वह भी स्कूल जाएगा। एक दिन तो उसने रोते रोते बस्ता ही उठा लिया था और कहने लगा कि माँ, मैं भी स्कूल जाऊंगा, मैं भी पढ़ूंगा। सुनीता जी ने उस दिन उसे बड़ी मुश्किल से समझाया था। फिर कुछ साल बाद उसका स्कूल में नाम भी लिखवा दिया, लेकिन ज्यादा पढ़ाई उसके बस की बात नहीं थी। कुछ देर किताब देखता तो सर में दर्द शुरू हो जाता। मास्टर जी भी अक्सर शिकायत करते कि किशन पढ़ाई में कमजोर है। एक दिन मास्टर जी ने ठाकुर साहब को बुलाकर कहा था कि आपका बेटा बहुत सीधा और मेहनती है, मगर इसका दिमाग ज्यादा पढ़ाई में नहीं लगता। उस दिन ठाकुर साहब को बहुत गुस्सा आया था। उन्होंने घर आकर किशन को डांटा भी था, मगर सुनीता जी ने बेटे को सीने से लगा लिया था। किशन ने कुछ साल पढ़ने की और कोशिश की, फिर खुद ही पढ़ाई छोड़ दी। उसने कहा था कि वह मजदूरी कर लेगा, मगर घर पर बोझ नहीं बनेगा। इसके बाद से वह कभी किसी खेत में मजदूरी करता तो कभी किसी मिस्त्री के साथ काम सीखने लगता। उसके हाथ हमेशा काम में व्यस्त रहते थे। बड़ा भाई पढ़ लिख कर बहुत आगे निकल गया। किस्मत भी उसके साथ थी। वह प्रतियोगिता परीक्षा पास करके बड़ा अफसर बन गया। फिर एक बड़े परिवार में उसकी शादी हो गई और वह शहर में जाकर बस गया। गांव में क्या था, बस एक पुराना सा घर और एक 2 एकड़ जमीन। वह जमीन भी किशन के पास ही रह गई थी। वही इस पर खेती बाड़ी करता था और मजदूरी भी कर लेता था। उसकी शादी भी गांव की एक सादा सी लड़की से हुई थी। वह लड़की भी उसके साथ हर हाल में खुश रहने की कोशिश करती थी। सुनीता जी जब कभी गांव जाती तो देखती कि दोनों पति पत्नी बड़ी मेहनत से जिंदगी गुजार रहे हैं। कपड़े सादे होते थे, मगर चेहरे पर सुकून होता था। मगर आज यह दृश्य देखकर सुनीता जी का जैसे दिल टूट गया था। वह कई दिन तक इसी सोच में गुम रही। बार बार उन्हें अपने पोतों के चेहरे याद आते, उनके हाथों में पकौड़ों की टोकरियां, उनकी मासूम आवाजें। आखिर एक दिन उन्होंने हिम्मत करके ठाकुर साहब से कहा, चलिए ना एक बार छोटे बेटे के पास चलते हैं, ना जाने उसके हालात कैसे हैं, घर का गुजारा कैसे हो रहा है। क्यों छोटे छोटे बच्चों को स्कूल के बजाय यहाँ पकोड़े बेचने पर लगा रखा है। ठाकुर साहब ने उनकी बात सुनते ही गुस्से से बर चढ़ा। वह बचपन से ही निकम्मा है। अगर खुद से कमाई नहीं होती तो बच्चों को भी कमाई पर लगा दिया है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ठाकुर साहब ने फिर कहा, अगर तुम्हें जाना है तो शौक से चली जाओ, मैं तो नहीं जाने वाला। मैं अपने बड़े बेटे के साथ ही ठीक हूँ। यहाँ आराम भी है और खाना भी अच्छा मिलता है। फिर हंसते हुए बोले, उसके पास जाऊंगा
तो लगता है अपनी रोटी भी खुद कमानी पड़ेगी और उसका पेट भी पालना पड़ेगा। उनकी ये बातें सुनीता जी के दिल में तीर की तरह चुभ गई, मगर वह खामोश रही। वो जानती थी कि बहस का कोई फायदा नहीं। माँ का दिल तो आखिर माँ का दिल होता है। वह अपनी संतान में फर्क नहीं कर सकती थी। इधर ठाकुर साहब के दिल में एक और भय भी था। उन्हें लगता था कि अगर वह छोटे बेटे के पास जाकर रहने लगे तो वह अपनी गरीबी की वजह से उनकी पेंशन पर भी अधिकार समझने लगेगा। उन्हें यह लगता था कि अगर वहां जाकर रहने लगे तो उन्हें मजबूरन अपनी पेंशन भी उसके हवाले करनी पड़ेगी। मगर सुनीता जी के दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर मेरे बच्चे पर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है कि उसके मासूम बच्चों को भी सड़कों पर पकोड़े बेचने पड़ रहे हैं। ठाकुर साहब की बात सुनकर सुनीता जी सुनीता जी कुछ देर तक तो खामोश बैठी रही। उनके दिल में अजीब सा बोझ था। वह जानती थी कि ठाकुर साहब सिद्धि स्वभाव के आदमी है। एक बार जो बात कह दे फिर उससे पीछे हटना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। मगर एक माँ का दिल अपने बच्चे के लिए बेचैन हो तो उसे कैसे रोका जा सकता है। उस रात सुनीता जी देर तक जागती रही। बार बार सामने अपने पोतों का वही दृश्य आ जाता। नन्हे नन्हे हाथों में पकौड़ों की टोकरियां, सड़क पर खड़े होकर लोगों से मिन्नतें करते हुए बच्चे। आखिर उन्होंने दिल में फैसला कर लिया कि अगर ठाकुर साहब नहीं जाना चाहते तो ना जाए। वह खुद ही अपने बेटे के पास चली जाएगी। अगले दिन सुबह सवेरे उन्होंने खामोशी से अपना छोटा सा बैग तैयार किया, दो चार जोड़ी कपड़े रखे और कुछ जरूरी चीजें साथ ले ली। जब घर के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए तो उन्होंने किसी को कुछ बताए बिना गांव जाने वाली बस पकड़ ली। पूरे रास्ते उनका दिल धड़कता रहा। वह बार बार यही सोचती रही कि ना जाने किशन के हालात कैसे होंगे, ना जाने बच्चे किस हाल में होंगे। कई घंटों के सफर के बाद जब वह गांव पहुंची तो सूरज काफी ऊपर आ चुका था। गांव की मिट्टी की खुशबू और खेतों की हरियाली देखकर उनके दिल में अजीब सी नरमी आ गई। वह धीरे धीरे किशन के घर की ओर चलने लगी। घर के पास पहुंचकर उन्हें किशन नजर आया। दरवाजा भी बंद था। पास ही एक महिला ने बताया कि किशन और उसकी पत्नी खेतों में काम करने गए हैं। यह सुनकर सुनीता जी भी खेतों की ओर चल पड़ी। खेत के किनारे पहुंचकर उन्होंने देखा कि किशन मिट्टी से लथपथ कपड़ों में झुका हुआ फसल की देखभाल कर रहा था और उसके साथ उसकी पत्नी भी काम कर रही थी। दोनों के चेहरों पर थकान साफ नजर आ रही थी, मगर वह खामोशी से मेहनत में लगे हुए थे। सुनीति सुनीता जी ने आवाज लगाई, किशन। आवाज सुनकर किशन ने चौंक कर सर उठाया। जब उसकी नजर सामने खड़ी अपनी माँ पर पड़ी तो वह जैसे चौंक कर रह गया। माँ वो दौड़ता हुआ उनके पास आया और उनके पैर पकड़ लिए। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। माँ, आप यहाँ कैसे आ गई? किशन की पत्नी ने भी जब सुनीता जी को देखा तो फौरन सिर ढकते हुए उनके पास आई और आदर से पैर छूकर बोली, माँ जी, आपने बताया भी नहीं, हम खुद लेने आज जाते। उनके चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी, जैसे बरसों बाद कोई कीमती चीज उन्हें वापस मिल गई हो। किशन फौरन बोला, माँ, आप यहाँ खड़ी क्यों है? चलिए घर चलते हैं, आप थक गई होंगी। वह दोनों उन्हें सहारा देकर घर ले आई। घर बहुत सादा था। कच्चे आंगन में एक और पुरानी सी चारपाई पड़ी थी। दीवारों पर मिट्टी की तह थी, मगर घर में सफाई थी और एक अजीब सा सुकून था। किशन की पत्नी फौरन पानी ले आई
और बोली, माँ जी पहले पानी पी लीजिए। फिर जल्दी जल्दी चूल्हे की तरफ गई और कहने लगी, मैं भी चाय बनाती हूँ। सुनीता जी खामोशी से यह सब देखती रही। उनके दिल में अजीब सी नरमी उतर आई। यहाँ ना नौकर थे, ना कोई विलास था, मगर प्यार और अपनापन हर ओर महसूस हो रहा था। किशन बार बार उनके पास बैठकर उनका हाल चाल पूछ रहा था और कह रहा था कि माँ, आपने हमें बताया क्यों नहीं, हम खुद लेने आ जाते। सुनीता जी ने बस मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेर दिया। उन लम्हों में उन्हें अचानक शहर वाला ये घर याद आने लगा। वो बड़ा सा बंगला जहां हर सुख सुविधा थी, मगर वहां अजीब सी खामोशी रहती थी। बड़े बेटे की पत्नी बहुत पढ़ी लिखी और ऊंचे परिवार की थी। शुरू शुरू में सुनीता जी को लगा था कि शायद समय के साथ वह घुल मिल जाएगी, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। वह हमेशा सबसे दूरी बनाकर रखती थी। ज्यादातर समय वह अपने कमरे में रहती या अपनी सहेलियों के साथ व्यस्त रहती। सुनीता जी के पास बैठकर दो बातें करने की भी उसे फुर्सत नहीं होती थी। अक्सर ऐसा होता कि सुनीता जी दिल बहलाने के लिए उसके पास चली जाती और कहती, बेटी जरा बैठो ना मेरे पास, कुछ बातें कर लें। तो वह सर झटक कर कह देती, माँ जी अभी बहुत काम है, बाद में बैठते हैं। हालांकि उसके सारे काम नौकर करते थे। कभी कभार तो वह हल्के तंजी अंदाज में कह भी देती, माँ जी आप लोग गांव के सीधे साधे लोग हैं, हमारी बातें आपको कहाँ समझ आएंगी। यह बात सुनकर सुनीता जी का दिल दुख जाता, मगर वह खामोश रह जाती। उन्हें अक्सर लगता था कि इस बड़े घर में रहते हुए भी वह अकेली है। नौकर खाना लाकर रख देते थे, दवाइयां दे देते थे, मगर किसी के पास उनके साथ बैठकर दो पल बात करने का समय नहीं था। और आज यहाँ इस छोटे से घर में बैठकर उन्हें अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। किशन की पत्नी चाय ले आई और उनके सामने रख दी और बोली, माँ जी आपने रास्ते में कुछ खाया भी था या नहीं। उसके शौर में अपनापन था। सुनीता जी ने अपने बेटे और बहू को देखा जो सारा दिन खेतों में मेहनत करते थे। कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे, मगर आंखों में अपनायत थी। उनकी आंखों के कोने में नम हो गए। उन्होंने दिल ही दिल में सोचा कि शायद इंसान की असली दौलत यही प्यार होता है, जो बड़े घरों में नहीं बल्कि बड़े दिलों में मिलता है। ठाकुर साहब को यह बात अच्छी तरह मालूम थी कि सुनीता जी कहाँ गई होंगी। वह जानते थे कि माँ का दिल ज्यादा देर तक अपने बच्चों की चिंता से दूर नहीं रह सकता। इसलिए शुरू के कुछ दिन उन्होंने इस बात की ज्यादा परवाह नहीं की। वह समझते रहे कि शायद सुनीता जी का मन भर जाएगा तो खुद ही वापस आ जाएगी। मगर दिन गुजरते गए। एक सप्ताह गुजर गया, फिर दूसरा सप्ताह भी बीतने लगा, मगर सुनीता जी का कोई संदेश न आया। अब ठाकुर साहब के दिल में हल्की सी बेचैनी पैदा होने लगी। एक शाम वह अपने कमरे में अकेले बैठी थी। नौकर खाना रख कर जा चुका था, मगर उनका मन खाने को नहीं कर रहा था। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि इस बड़े से घर में अजीब सी खामोशी फैली हुई है। सुनीता जी की मौजूदगी में यही घर कुछ और लगता था। वह कभी रसोई में जाकर नौकरों से बातें कर लेती, कभी आंगन में बैठकर पौधों को बहराने देती, कभी आकर उनसे ही बातें करने लगती, मगर अब घर में सिर्फ सन्नाटा था। इसी बीच उन्हें शहर वाली बहू का व्यवहार भी याद आने लगा। सुनीता जी अक्सर उसके पास बैठने की कोशिश करती थी, मगर वह हमेशा किसी न किसी बहाने से उठ जाती। ना उसने कभी सुनीता जी के सिर में तेल लगाया, ना उनके साथ बैठकर चाय पी। कभी कभी तो वह 2 दिन तक यह भी ना पूछती थी कि माँ जी ने खाना खाया है या नहीं। यह सब बातें सोचते हुए ठाकुर साहब के दिल में एक अजीब सी उलझन पैदा होने लगी।
आखिर एक सुबह उन्होंने फैसला कर लिया कि वह खुद जाकर सुनीता जी का हाल चाल मालूम करके आएंगे। अगले दिन वह गांव जाने वाली बस में बैठ गई। रास्ते भर वह खामोश बैठी रही। दिल में तरह तरह के ख्याल आते रहे। वह यही सोचते रहे कि ना जाने सुनीता जी वहां किस हाल में होंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि किशन की गरीबी में वह खुद भी दुख उठा रही हो। कई घंटों के सफर के बाद जब वह गांव पहुंचे तो सीधा किशन के घर की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह घर के पास पहुंचे तो एक अजीब सा दृश्य देखकर उनके कदम वहीं रुक गए। आंगन में सुनीता जी चारपाई पर बैठी थी और उनके सामने उनकी बहू जमीन पर बैठी उनके पैर दबा रही थी। पास ही चूल्हे पर कुछ पक रहा था और किशन पानी का घड़ा भर कर ला रहा था। बच्चों की हंसी की आवाजें भी आंगन में गूंज रही थी। ठाकुर साहब कुछ पलों के लिए वहीं खड़े रह गए। उनकी आंखें हैरत से फैल गई। उन्होंने सोचा था कि यहाँ गरीबी और परेशानी का आलम होगा, मगर यहाँ का दृश्य तो कुछ और ही था। सादगी जरूर थी मगर माहौल में प्यार और सुकून था। सुनीता जी की नजर जैसे ही दरवाजे की ओर गई तो वह तुरंत खड़ी हो गई। अरे आप यहाँ कैसे आ गई? उनकी आवाज में खुशी और हैरत दोनों शामिल थी। किशन भी फौरन आगे बढ़ा और आदर से बोला, पिताजी, आपने बताया होता तो मैं खुद लेने आ जाता। आइए, अंदर आइए। बहू ने भी फौरन सिर ढका और आदर से उनके पैर छुए और जल्दी से एक साफ चादर चारपाई पर बिछा दी। पिताजी आप बैठे, मैं भी अभी चाय बनाती हूँ। बच्चों ने भी दौड़कर दादाजी के पैर छुए। ठाकुर साहब यह सब देखते रह गए। उनके दिल में अजीब सा एहसास जाग रहा था। उन्हें वह शहर वाला घर याद आया जहां सुनीता जी को कोई पूछता तक नहीं था और यहाँ यह सादा सी बहू उनके पैर दबा रही थी और उनकी हर बात का ख्याल रख रही थी। वो खामोशी से चारपाई पर बैठ गई। कुछ देर बाद उनकी नजर दरवाजे की ओर गई जहां किशन के बच्चे बैठे थे। उनके सामने एक टोकरी रखी हुई थी जिसमें पकोड़े रखे थे। ठाकुर साहब के दिमाग में तुरंत वही पुराना दृश्य ताजा हो गया जब उन्होंने बच्चों को मंदिर के बाहर पकोड़े बेचते देखा था। उन्होंने थोड़ा कड़क स्वर में पूछा, किशन, यह बच्चे पकोड़े बेचने जाते हैं? किशन मुस्कुरा दिया, जी पिताजी, जाते हैं। यह सुनकर ठाकुर साहब के माथे पर बल पड़ गई, मगर किशन ने फौरन नरमी से कहा, पिताजी, यह मजबूरी नहीं है, मैंने खुद इन्हें यह काम सिखाया है। ठाकुर साहब ने हैरत से उसकी तरफ देखा। किशन धीमे से बोला, पिताजी, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जिंदगी के हर हाल में जीना सीखे। इंसान के हाथ में कोई हुनर हो तो वह कभी भूखा नहीं सोता। मैंने इनसे कहा कि पढ़ाई भी करो और मेहनत से डरो भी मत। आज अगर यह पकोड़े बेचना सीख लेंगे तो कल किसी मुश्किल में समय में घबराएंगे नहीं। पास बैठा बड़ा पोता बोल उठा, दादाजी, हम रोज थोड़ी देर मंदिर के पास जाकर पकोड़े बेचते हैं, फिर वापस आकर पढ़ाई भी करते हैं। पिताजी कहते हैं, मेहनत करने वाला कभी छोटा नहीं होता। ठाकुर साहब खामोश हो गई। उनके दिल में जैसे कोई बात उतरती चली गई। उन्होंने एक नजर अपने बेटे की ओर देखा जो सादे कपड़ों में था, मगर चेहरे पर स्वाभिमान और खुददारी साफ झलक रही थी। उनकी नजर फिर सुनीता जी पर गई जो मुस्कुरा रही थी। उनके चेहरे पर सुकून था, वह सुकून जो बड़े शहर के बंगले में कभी नजर नहीं आया था। ठाकुर साहब ने धीरे से गहरी सांस ली और धीमे से बोले, किशन बेटा, तुमने ठीक किया है। बच्चों को मेहनत की कदर सिखाना बहुत जरूरी है। फिर वह कुछ देर खामोश बैठे रहे। उनके दिल में पहली बार यह एहसास पैदा हुआ कि असली अमीरी बड़े घरों या बड़े पदों में नहीं होती,
बल्कि दिलों के प्यार और मेहनत के सम्मान में होती है। उस पल उन्हें यूं लगा जैसे वह जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सीख चुके हों। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।